ठीक है, क्वांटम मॉडल ऑफ लाइट। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो 1905 तो आइंस्टाइन ने क्या किया था कि प्लांक के क्वांटम थ्योरी को, प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या होती है कि जो वेव होती है, लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। तो ये जो लाइट होती है वो फोटॉन्स होती है, और फोटॉन्स मीन्स एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो आइंस्टाइन ने कौन कौन से पॉइंट्स अपने कंसिडर किए थे अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए? तो वो आप देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स। मतलब जो लाइट होती है, जिसको हम लोग अभी तक वेव कंसिडर कर रहे थे, तो लाइट एक्चुअल में वेव नहीं होती है। लाइट क्या होती है? पार्टिकल, मतलब एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, और इन पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा और फोटॉन्स। ओके, दिस इज द assumptions ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और जिसको आइंस्टाइन ने भी अज्यूम किया था। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको फोटॉन्स बोलते हैं, एक पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है E दैट इज इक्वल टू एच म्यू। मतलब एक पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। एच क्या होगा? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट की जो हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, दैट इज न्यू। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.62 इंटू 10⁻⁻32। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में हो गया। ओके, और फिर देखो, तो न्यू क्या होता है? न्यू इज सी अपॉन लेमडा। ये चीज आपको पता है ऑलरेडी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड विच इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, एंड न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच म्यू एच सी बाई लेमडा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। रवीना, समझ में आ रहा है? एक फोटोन में एनर्जी कितनी होती यस है? सर। यस। एक फोटोन में एनर्जी कितनी होती है? HC अपॉन लैम्बडा। एच सी अपॉन लेमडा। अच्छा, लेमडा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ। वेवलेंथ। न्यू क्या है? वेवलेंथ। न्यू। फ्रीक्वेंसी। एंड एच? फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? विजय प्रताप, तुम बताओ, न्यू की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, इस सर एच की वैल्यू। 6.62 इंटू 10⁻⁻34। हाँ, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये था। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आइंस्टाइन ने ये कंसिडर कर लिया, प्लैंक ने ये कंसिडर कर दिया कि लाइट इज द पार्टिकल, तो पार्टिकल है तो क्या उनके मास भी होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड प्लैंक, जो कॉरेस्पॉन्डिंग फोटॉन्स होते हैं उनका रेस्ट मास तो जीरो होता है, क्योंकि रेस्ट में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेव है तो वो मूव करेगी, बट उनका जो अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंट, उसका जो मास होता है वो इस रिलेशन से मिलेगा। E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मास कैलकुलेट करना होगा, तो उस फोटोन का मास आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेडिएशन जो होती है जब किसी मेटेलिक प्लेट पर फॉल करती है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करती है। तो अच्छा, प्रेशर क्यों अप्लाई कर रही है? बिकॉज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रेस्ट मास तो जीरो होता है, बट रेडिएशंस आर मूविंग इन द स्पीड ऑफ लाइट, सो दैट इज वाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका फोटॉन्स का मास हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ओके, एंड उसका मास हुआ तो उसका क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन जो होगा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू पी सी। पी इज E is energy, P is momentum and C is speed of light। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आइंस्टाइन ने ये जो सारे कंसिडरेशन लेकर किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। अच्छा, आइंस्टीन्स, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक एक जो ग्राफ हमने अभी तक बनाए थे, उनको सारे ग्राफ्स को हम लोग आइंस्टाइन ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया उस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा,
इधर देखिए बच्चों कि अभी हमने बताया था कि ये हो गई आपकी मेटेलिक प्लेट, ठीक है, और ये इंसिडेंट फोटोन है। अब फोटोन, अब आइंस्टाइन ने क्या कंसिडर कर लिया? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, द रेडिएशन आर नॉट वेव, दिस इज द पार्टिकल्स। तो आइंस्टाइन ने ये कंसिडर किया था कि जब बीम ऑफ पार्टिकल्स या फोटॉन्स जब किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फोटोन के साथ में ही इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत सारे फोटॉन्स को कैप्चर करके फिर बाहर निकलेंगे। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि एक फोटोन जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा? राम स्वरूप? सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर ही इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो सपोज करो कि एक पार्टिकल यहाँ पे एक फोटोन यहाँ से एक फोटोन यहाँ से आ रहा है, एच न्यू इसकी एनर्जी हो गई। अब जब ये मेटल पे स्ट्राइक करता है और मेटल के अंदर एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसकी एनर्जी को कैप्चर करता है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को कैप्चर किया तो वो मेटल की सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा। अच्छा, जब वो मेटल की सरफेस से बाहर आने की कोशिश करता है तो बच्चों एक बैरियर होता है, एक एनर्जी बैरियर होता है, उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। इस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इस एनर्जी बैरियर को? वर्क फंक्शन। हाँ, ये वर्क फंक्शन। तो जब भी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कैप्चर करके बाहर आने की कोशिश करता है तो इसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इस एनर्जी बैरियर को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। This is the minimum energy required to eject an electron from the metallic surface। तो इतनी एनर्जी, this is the minimum energy, इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को देंगे तभी वो इसको, कम से कम इतनी एनर्जी तो आपको इस बैरियर के इक्वल तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी वो मेटेलिक सरफेस से बाहर आएगा। अगर उससे ज़्यादा आपने एनर्जी दे दी तो मेटेलिक सरफेस से बाहर कुछ पार्ट तो इसको वर्क फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगा, बाकी का पार्ट क्या होगा? बाकी का पार्ट जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर यूज होगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि देखो एक मैं मेटल बना रहा हूँ, दिस इज मेटल, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं बच्चों। ये मैंने बना दिया वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन का लेवल है। अब इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ये फर्स्ट लेवल हो गया, एक लेवल बना देता हूं मैं, और इस लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रख देता हूं। दूसरा लेवल हो गया ये, जो इसके थोड़ा इंटीरियर होता है, उसको बाहर निकालने, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा और इंटीरियर में एक एनर्जी लेवल बना देता हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब देखो होता क्या है कि जब फोटोन्स इस पे स्ट्राइक करते हैं, फोटोन्स जब इस पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ये जो लेवल बनाया हमने, फर्स्ट लेवल जो हमने बनाया है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैप्चर करेंगे। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो मेटल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे ऊपर बनाए उनको सबसे कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। ये जो इंटीरियर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए उनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, और ये जो एनर्जी लेवल बनाया थर्ड मैंने, उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। अब जैसे एक फोटोन इस पे गिरा तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये जो हो गया वो वर्क फंक्शन हो गया, जिसको 5 से हम लोग डिनोट कर देते हैं। 5 इज द वर्क फंक्शन। तो ये जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन में इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही लिख रहा हूँ। किन के लिए? जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट की सरफेस पे होते हैं, इंटीरियर नहीं होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, उनके लिए मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन मैं किसके लिए लिख रहा हूँ?
फर्स्ट लेयर के लिए हाँ, ऊपर फर्स्ट लेयर के टॉप इलेक्ट्रॉन्स, लेवल। फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहा हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो होगा क्या, देखो कि फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन क्या किया, इससे स्ट्राइक किया, उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ पार्ट तो किस में यूज हो गया, कुछ पार्ट इसका वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगा, बिकॉज वो जो एनर्जी बैरियर है उसको हर इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वर्क फंक्शन में क्रॉस हो गया। और बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लिखो मैंने के मैक्सिमम लिखा। अच्छा, मैक्सिमम क्यों लिखा बच्चों हमने, जो बाहर निकलेगी वो मैक्सिमम एनर्जी होगी इसलिए। नहीं है, हमने इसलिए नहीं लिखा, हमने ये लिखा है कि ये जो फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को सबसे कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। इस फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। क्यों चाहिए, बताओगे क्यों चाहिए सबसे कम एनर्जी इनको बाहर निकलने के लिए। क्योंकि ये जिस लाइन से बाहर निकलना चाहते हैं वो नजदीक है। हाँ, वो मतलब ये जो है वो टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी उनको बाहर निकलने के आपको कम एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज ए वर्क फंक्शन। तो देखो बच्चों कि चलो एक छोटा सा आंसर दीजिए। एक मेटेलिक प्लेट पे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटॉन्स जो होते हैं उनकी एनर्जी सबकी क्या होती है, सेम होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट। Same. जो अगर सपोज करो मैंने फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रखी है, तो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। Same होती है सर. सेम होती है। अच्छा, सेम होती है, ठीक है। सेम। हाँ, अब बताओ कि जब ये फोटॉन्स मेटेलिक प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, डिफरेंट होती है। Different. डिफरेंट। अच्छा, वो डिफरेंट क्यों हो गई, डिपेंड अच्छा वो होती है। डिफरेंट क्यों हो गई, सर क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को पोजीशन अलग की अलग वजह से। एनर्जी चाहिए. अलग अलग पोजीशन अलग है पोजीशन की इसलिए। वजह से। सर वर्क फंक्शन अलग अलग है सर। तो हाँ देखो, वर्क फंक्शन तो हमारा मिनिमम वाला है, वर्क फंक्शन जो होगा वो मिनिमम एनर्जी वाला है ये। तो वर्क फंक्शन जो है वो केवल इसके लिए है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वर्क फंक्शन जो है वो फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जिनको वर्क फंक्शन की जितनी ही एनर्जी चाहिए। बट ये जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, जैसे सेकेंड लेयर के इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको वर्क फंक्शन से और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, फर्स्ट लेयर से कम होगा। फर्स्ट लेयर से कम होगी। और थर्ड लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे कम होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने फोटॉन्स जो हैं, फोटॉन्स तो सबके सेम एनर्जी के हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं। और हम जो आइंस्टाइन की इक्वेशन जो लिखते हैं बच्चों, वो आइंस्टाइन की इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं, हम आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं केवल फर्स्ट लेयर के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट लेयर के फर्स्ट लिए। लेयर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था जब आप रिटार्डिंग पोटेंशियल को यूज करते हैं तो रिटार्डिंग पोटेंशियल के अंदर जो करंट होगी वो धीरे धीरे कम होके कहाँ पे रुकती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, इस पॉइंट पे रुक गई करंट, यहाँ पे जीरो होती है। तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुकते हैं, वो है आपके ये टॉप मोस्ट लेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो उसको सबसे ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए। तो हम जो आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल नहीं होगी, वो किनके ऊपर फुलफिल होगी, वो केवल टॉप मोस्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही फुलफिल होगी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे स्टॉप होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए। ओके, तो इसी वजह से ये यहाँ पर आपका के मैक्सिमम आया है। समझ में आ गया रवीना।
हेलो सर। रवीना, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अच्छा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे होते हैं ना बच्चों, ये तो हम इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं हम एच न्यू विच इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू फाई वन। वन क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज नॉट द वर्क इक्वल, फंक्शन चेंज हो गया। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है ये, वर्क फंक्शन से जो एनर्जी है ये ज्यादा है, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन तो दैट इज द मिनिमम एनर्जी जो फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, बट इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको एनर्जी और ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके ज्यादा एनर्जी के होंगे या कम एनर्जी के होंगे? कम। वो कम कम एनर्जी के, एनर्जी। हाँ कम तो नहीं, हाँ ज्यादा। कम चलो, एनर्जी कम के होंगे, तो energy। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए ये इक्वेशन लिखेंगे, और मान लो और इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उनके लिए हमको ये फाई जो है वो फाई जीरो की जगह हम लोग लिखेंगे फाई टू। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब आपको, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज होगी वो Yes, डिफरेंट sir. होगी। सो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स सेम एनर्जी के होते हैं, बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है वो लिखी है हमने ओनली फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स which are having the maximum kinetic energy, because उनका जो एनर्जी बैरियर है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है कि उनको मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो बाकी की एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो अब देखो हम इसी इक्वेशन में, दिस इज द बेसिक इक्वेशन, ये हमने एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज द बेसिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो इस इक्वेशन को अगर हमने इस तरह से अरेंज करेंगे तो K मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई जीरो। ओके, अब देखो सपोज V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सपोज करो बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको 5 वोल्ट चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन को आपको स्टॉप करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, और उसको रोकने के लिए आपको 5 वोल्ट जितना रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी आप बता सकते हो? सर 5e। हाँ, 5? उसकी एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गई ये चीज। अगर अच्छा सपोज करो कि किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको 10 वोल्ट जितनी एनर्जी लगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 10 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने यूज किया एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देखो अब आप क्या लिखोगे, इसी इक्वेशन को आप लिखोगे K मैक्सिमम इज इक्वल टू, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है, उसको आपने उनके इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपने क्या किया, V नॉट जितना इलेक्ट्रिक रिटार्डिंग पोटेंशियल यूज किया, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E V नॉट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। है ना, बिकॉज यू आर यूजिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड ये जो एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग, ये हम उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हैं जिनको सबसे कम एनर्जी चाहिए, सो दैट इज वाई आपने K मैक्सिमम इज इक्वल टू E V नॉट जितना लिखा है। ओके, तो E V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। और अब देखो बच्चों क्या होता है, अगर आपने एनर्जी कितनी दी, आपने एनर्जी जस्ट इतनी ही दी, आपने कितनी दी एनर्जी, जस्ट इतनी ही दी कि वो केवल इस मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाए, केवल जस्ट बाहर आ गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एनर्जी दी, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, और उसको आपने दे दी, इतनी एनर्जी दी जितनी वो जस्ट उसमें से बाहर निकले, इतनी एनर्जी दी, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। अच्छा, उनको रोकने के लिए आपको Zero. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए? 0। जीरो ही चाहिए, क्योंकि वो तो काइनेटिक एनर्जी उनमें है ही नहीं, तो उनको रोकने के लिए भी आपको कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई अब नेक्स्ट इक्वेशन जो लिख रहा हूं मैं किसके लिए लिख रहा हूं, नेक्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं? अगर कोई फोटोन एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड, हाँ एग्जैक्टली अगर
कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब सॉरी, एक फोटोन है जो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी उसके अंदर है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0 जीरो होगा, क्योंकि वो कोई भी काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी किस में खर्च हो जाएगी? उसकी एनर्जी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी एनर्जी तो वर्क फंक्शन के अंदर ही खर्च हो जाएगी, तो उसको कोई भी एनर्जी, कोई भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका नहीं होगा। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर V0 इज इक्वल टू 0, न्यू क्या लिखा आपने? न्यू लिखा है न्यू जीरो। व्हाट इज न्यू जीरो? न्यू जीरो इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड माइनस फाई जीरो। तो ये इक्वेशन किसकी मिली आपको? H न्यू जीरो इज इक्वल टू फाई जीरो। ये इक्वेशन है आपकी द इक्वेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसकी है ये? इक्वेशन फॉर Threshold थ्रेशोल्ड। हाँ, और न्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फाई जीरो इज वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी मेटेलिक सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके, अब चाहे तो हम लोग वर्क फंक्शन की जगह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी आप आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे फाई जीरो की जगह आप H न्यू जीरो लिख दोगे, तो आपकी ये इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से मॉडिफाई हो गई। ओके, फर्दर आप क्या करोगे कि आप इक्वेशन को वापस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह ये वाली एनर्जी, तो हमारी बेसिक इक्वेशन तो वही है बच्चों, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आइंस्टाइन की इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो EV0 इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू जीरो, आपने ये लिखा, और फिर आपने क्या किया? V0 इज इक्वल टू H बाई E न्यू माइनस H न्यू जीरो अपॉन E, आपने E से डिवाइड किया, और फर्दर आपने क्या किया कि H म्यू नॉट है तो इसको फाई जीरो लिख दिया। तो आपकी ये 7-8 इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनी कहाँ से? ये इक्वेशन बनी है इसी बेसिक इक्वेशन से। इस बेसिक इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो फाइनली आपको एक इक्वेशन ये मिलेगी। क्या मिलेगी? V0। व्हाट इज V0? थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, थ्रेशोल्ड नहीं है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को आप गिरा रहे हो। फाई जीरो इज द वर्क फंक्शन। ओके, इज द वर्क फंक्शन। अब बच्चों देखो, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर लिया आइंस्टाइन की थ्योरी को यूज करते हुए। अब हम क्या करेंगे? अब हम आपको बताएंगे कि जो डिफरेंट ग्राफ जो आपको ऑब्जर्व हुए वो आइंस्टाइन ने किस तरह से एक्सप्लेन किए थे। ठीक है ना? तो सबसे पहला ग्राफ है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में रिलेशन। हाँ सर, न्यू नॉट क्या है सर? न्यू नॉट आपका ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? ये है आपका वर्क फंक्शन। एंड वर्क फंक्शन H न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई जीरो। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अंदर कुछ पूछना है तो बताओ बच्चों जल्दी से। इसके अंदर कुछ पूछना है या आइंस्टाइन की इक्वेशंस के अंदर? थोड़ा सा इस इक्वेशन को आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये डिफरेंट इक्वेशंस आपको मिलती जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया था आपको, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। अगर आपने वो ये वीडियो मैंने शेयर किया था उसको नहीं देखा होगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों कि डिफरेंट जो हमको ऑब्जर्वेशंस मिले वो आइंस्टाइन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था। पहला ऑब्जर्वेशन था हमारे पास इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी लिया था, और वाई एक्सिस पे क्या लिया था? फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया था। तो इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो यही ग्राफ मिला था। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस सर, है ना? ये PE इसी से लिख देता हूँ, C4 करंट, और I फॉर इंटेंसिटी के लिए मैं I लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था। वेव नेचर ने इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया था अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर कि जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने से
उसका एनर्जी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी कैप्चर करेंगे, उनके नंबर्स भी बढ़ेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बट आइंस्टाइन ने क्या बताया था? आइंस्टाइन ने बताया था इन दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इन दी पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, इन दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। अगर आपने पार्टिकल बता दिया, अगर आपने किसी पार्टिकल की कोई इंटेंसिटी होती है क्या? पार्टिकल्स की कोई इंटेंसिटी होती है क्या, ये बताइए। हेलो बच्चे, सुन रहे हो मेरे को क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। सर लाइट की होती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पार्टिकल्स है, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? कितनी स्पीड से वो, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो होती है उनकी इंटेंसिटी। नहीं बच्चों, पार्टिकल्स की कोई इंटेंसिटी नहीं होती। पार्टिकल्स, बिकॉज इंटेंसिटी इज द टर्म रिलेटेड विद द वेव। जो वेव होती है उसके लिए ही इंटेंसिटी वाली टर्म यूज करते हैं। इंटेंसिटी पार्टिकल्स की नहीं होती। तो फिर हमने अगर इंटेंसिटी पार्टिकल्स की नहीं होती तो आप, जब आइंस्टाइन ने बता दिया कि भैया लाइट इज द बीम ऑफ पार्टिकल्स, तो बीम ऑफ पार्टिकल्स है तो आइंस्टाइन से पूछ लिया, तो बताओ बच्चा, बताओ इंटेंसिटी क्या हो गई? फिर इंटेंसिटी का मतलब क्या है फिर बीम ऑफ पार्टिकल्स? तो आइंस्टाइन ने बताया था कि द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी इन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अगर आपने इंटेंसिटी को ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब इस अगर आपने इंटेंसिटी को ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब आपने क्या बढ़ा दिया? आपने बढ़ा दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, कितने आपके पास में आ रहे हैं। तो अब इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? अगर पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, उस लाइट में से कितने निकल रहे हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें से ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया ये चीज आपको? यस सर। अच्छा, तो Yes, sir. आइंस्टाइन ने ये बताया था कि आपने फोटॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स अब आपको ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपको ज्यादा मिलेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो आइंस्टाइन ने ये ग्राफ इस तरह से एक्सप्लेन किया था। आई थिंक समझ में आ गई ये चीज आपको? यस सर। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर से हम बात करते हैं कि पार्टिकल नेचर में कोई बीम ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। बीम ऑफ पार्टिकल्स, सपोज करो कि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और आपको बोल रहे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या बताओगे? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी टर्म इज रिलेटेड विद द वेव। फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव से रिलेटेड होती है, तो उसका कोई फ्रीक्वेंसी तो हो नहीं सकता। तो फिर आइंस्टाइन से पूछा कि आप बताओ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ फिर? तो आइंस्टाइन ने बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि अगर किसी लाइट की या किसी रेडिएशन की आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इसका मतलब आपने क्या किया? उनके पार्टिकल्स की क्या बढ़ाई? एनर्जी। एनर्जी बढ़ा दी। और अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका मतलब आपने क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया। तो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ देखिएगा बच्चों। पहला ग्राफ तो हमने आइंस्टाइन की थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखो, ये वाला ग्राफ अभी हमने एक्सप्लेन किया था। इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ज्यादा मिलेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग करंट आपको ज्यादा मिलेगी। और इसी वजह से आपका क्या हुआ कि ये वाला ग्राफ मिला, फिर उससे ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट वाला ग्राफ मिला, उससे ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट वाला ग्राफ मिला। और इसके अंदर आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोटॉन्स जो गिर रहे हैं बच्चों, उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी, फोटॉन्स जो गिर रहे हैं उनकी एनर्जी सबकी सेम है। तो होगा क्या
कि इस इंटेंसिटी पर अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप क्या करोगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल को यूज करोगे, तो क्या हो गया कि फोटॉन्स तो आपके क्या हो रहे हैं कि आपने सेम एनर्जी के फोटॉन्स को गिराया है, तो इसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटॉन्स निकलेंगे वो भी सेम ही निकलेंगे। बिकॉज यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम एच न्यू माइनस 50 इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, यस सर। एग्जैक्टली यही होनी चाहिए ना कि वही इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने फर्स्ट के लिए लिखा है, बताया कि यहाँ पे वो वाले इलेक्ट्रॉन रुकेंगे जिनकी एनर्जी ये हो। अच्छा, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो कितनी होगी सेकंड के लिए? उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो बताओ। तो थोड़ी कम होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा मेटेलिक प्लेट आपकी सेम है तो उसका वर्क फंक्शन भी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है या अलग है? अलग है। नहीं, मैंने तो बताया ये ग्राफ को बनाते टाइम कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसके अंदर आपका न्यू जो है आपका फिक्स कर दिया आपने, आपका न्यू जो है वो फिक्स सेम है। तो सेम है, तो बताओ इसमें मतलब मैक्सिमम frequency काइनेटिक same है। एनर्जी कितनी होगी? इसकी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होगी, यही होगी, क्योंकि आपका न्यू तो आपने सेम कर दिया और वर्क फंक्शन भी आपका ऑलरेडी सेम ही Yes, sir। होता है। सो दैट इज वाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो उसके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो इंटेंसिटी I1 पे मिला। अच्छा, थर्ड में आपने क्या किया? थर्ड केस में अगेन आपने इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको ज्यादा मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में कितनी होगी? थर्ड में सेम। सेम ही होगी। अच्छा, इसकी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतनी होगी, तो इसको रोकने के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। सेम होगा। सो दैट इज Same वाई होगा। आपको इंटेंसिटी I1 I2 I3 इनकी नंबर्स आपके जरूर ज्यादा बड़े हैं, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगी वो एच न्यू माइनस 50 होगी। सो दैट इज वाई आप ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ही रुकेंगे, क्योंकि ये टर्म ही आपकी सेम है, ये टर्म सेम होगी तो पूरी ये टर्म ही आपकी सेम होगी। सो दैट इज वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम है। क्लियर हुआ ये ग्राफ आपको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब सेकंड नेक्स्ट आप देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस केस में आपका इंटेंसिटी क्या है? इस केस में आपका इंटेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटी सेम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो होगी हर फ्रीक्वेंसी पे सेम ही रहेगी। बिकॉज इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपके कांस्टेंट हैं, तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको कांस्टेंट ही मिलेंगे हर फ्रीक्वेंसी पर। सो दैट इज वाई आपको न्यू1 न्यू2 न्यू3 हर फ्रीक्वेंसी पे करंट आपको सेम मिलेगा। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? Yes, sir। यस सर। Each Yes, sir. frequency, because you are not changing the intensity, you are changing only the frequency. So that is why uh, intensity means the number of photons per second. तो number of photons आपके constant निकल रहे हैं, तो number of electrons भी उसके corresponding आपको वही मिलेंगे। So that is why आपको ग्राफ जो होगा हर फ्रीक्वेंसी पे आपको ये ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी? उनकी एनर्जी होगी एच U1 minus work function. हाँ एच न्यू1 माइनस वर्क फंक्शन। वेरी गुड। अच्छा, सेकेंड वाले के लिए इसके लिए बता सकते हो? Sir, H nu2 minus work function. एच न्यू2 माइनस वर्क फंक्शन। और थर्ड के लिए बता सकते हो? H nu3 minus work function. वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया ये? Sir, Vijay. हाँ विजय, बहुत बढ़िया है। तुम्हारा स्कोर भी सबसे अच्छा था वैसे, पर तुम सुन भी ढंग से रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ तीनों सेम है या अलग अलग है? Sir, अलग अलग है सर। तीनों अलग अलग है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सर थर्ड वाले की। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? थर्ड वाले की। क्यों होगी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बच्चों,
इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा होगी, तो ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ये सबसे ज्यादा होगी, तो इसको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा, नेगेटिव में आपको ज्यादा लगेगा। सो दैट इज वाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ये मिला। और सेकेंड वाले की है तो थर्ड के रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी थोड़ी कम है, सो दैट इज वाई उसको इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। और फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी और कम है, सो दैट इज वाई आपको और कम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा सपोज करिए कि आपने फ्रीक्वेंसी को यूज कर लिया एग्जैक्टली आपने फ्रीक्वेंसी उतनी गिराई जितनी उसका वर्क फंक्शन होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0. 0 होगी। तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0. 0 होगा। Zero. तो मतलब ये हो गया कि वो फॉरवर्ड में आपको करंट तो बता देगा, अगर आपने एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाओगे तो इसका ग्राफ जैसे ही आप नेगेटिव करोगे वो ग्राफ क्या होगा? यहीं पे ही 0 हो जाएगा। किन के लिए होगा ऐसा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स के लिए। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ भी क्लियर हो गया। Yes, sir. क्लियर हो गया ना? अच्छा Yes, sir. अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। ये ग्राफ भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये ग्राफ हम किससे ड्रॉ करेंगे? हम ये ग्राफ बनाएंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन से। आइंस्टाइन की इक्वेशन कहाँ है? ये आइंस्टाइन की इक्वेशन कहाँ आ गई आपकी? ये रही, ठीक है। इस इक्वेशन को ट्रेस कर सकते हो? यस सर। देखो मैं y एक्सिस x एक्सिस पे लेता हूं न्यू फ्रीक्वेंसी और y एक्सिस पे लेता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ कैसा बनेगा ग्राफ? सर पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा h हाँ, by e का हाँ देखो h by e इज ए पॉजिटिव, सो दैट इज वाई इसका स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा। और ये जो है ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव है, नीचे से बनेगा। हाँ तो इसका Negative. मतलब हो गया कि नेगेटिव y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट करेगा, तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से। ओके, इसका स्लोप कितना होगा? h by e। अच्छा ये बताओ ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? इंटरसेप्ट नेगेटिव है इसलिए। हाँ इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू है, इसलिए अगर इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, बिकॉज आप मैथ्स वाले हो तो ये चीज अच्छे से समझ पाओगे, इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू है, इसी वजह से ये ग्राफ जो होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, अगर ये पूरी वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अच्छा इसका स्लोप हो गया आपका h by e। क्या हो गया इसका ग्राफ का स्लोप? h by e। अच्छा इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? phi naught by e। और इसका जो इंटरसेप्ट होगा बच्चों वो हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? phi naught upon e। फाई नॉट अपॉन ई। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये एक हमने किसके लिए लिखा है? एक पर्टिकुलर मेटल के लिए लिखा है, दूसरे मेटल के लिए लिखने की कोशिश करूं मैं तो क्या होगा? उस मेटल के लिए कौन सी चीज डिफरेंट होगी? phi naught। उसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, उसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा। अच्छा स्लोप में कोई चेंज होगा? नो सर। उसका स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि ये चीज क्या है? ये पॉइंट आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Threshold. ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिल रहा है? 0। 0. Phi मिल रहा है। zero. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, सो दैट इज व्हाई ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अगर सेकेंड मेटल के लिए अगर मैं किसी और मेटल के लिए बताऊं तो ग्राफ आपका एग्जैक्टली पैरेलल टू द फर्स्ट वन। जितने भी आप ग्राफ बनाओगे बच्चों तो सबके ग्राफ जो होंगे सबके स्लोप सेम रहेंगे। इसका स्लोप भी आपका h by e होगा जो फर्स्ट वाले का था, बट उसका इंटरसेप्ट अलग होगा। इंटरसेप्ट Yes, कितना sir. होगा? उसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू अलग Phi होगी। 1 upon हाँ e। कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि सबसे सेंसिटिव मेटल कौन सा वाला है फर्स्ट और सेकेंड में? इसको 1 लिख देता हूं। फर्स्ट और सेकेंड में बताओ सेंसिटिव मेटल कौन सा है? ये 1 है और ये First 2 है। वाला. हाँ
फर्स्ट वाला सेंसिटिव है, क्यों शायद है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सेंसिटिव इसलिए है बच्चों, आप दो तरीके से बता सकते हो कि एक तो उसका वर्क फंक्शन कम है ना, एक उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, तो वर्क फंक्शन कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और सेकंड वाले का वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये बता सकते हो कि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम किसका है? फर्स्ट वन का। तो फर्स्ट वाले का थ्रेशोल्ड First वाले फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाले का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स को आपको मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे भी उनके इलेक्ट्रॉन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर देंगे। तो इस तरह से तो आपने सारे ग्राफ बता दिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दिया हमने, इफेक्ट ऑफ कैथोड मेटल ये भी Yes, बता sir. दिया हमने कि उसके लिए आपका ये डिफरेंट होगा, तो इसलिए उसका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू फर्स्ट वन मिलेगा बट उसका इंटरसेप्ट अलग होगा। ओके अच्छा, नो टाइम लैग, तो आइंस्टाइन ने यही बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक जो फोटोन होगा एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके तुरंत बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत सारे फोटोन को कैप्चर करेगा। इसी वजह से जो होगा वो देयर इज नो टाइम लैग। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा पिक्चर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यस यस सर। सर। है Yes, ना? हाँ, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने इसको कर लिया है। एक छोटा सा पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ, चलो 5 मिनट लगेंगे, आप कर लेते हैं, ठीक है? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली ने क्या बताया था बच्चों कि अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द नेचर में क्या होता है, सिमेट्री चलती है। तो जब आइंस्टाइन और प्लैंक ने बता दिया कि रेडिएशन जो होती है वो वेव की तरह रेडिएशन जो होती है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, तो क्या पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो ये डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि डी ब्रोगली ने ये बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं वो कई बार वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ में आ गई ये चीज आपको? यस सर। ओके, एंड विच यस इज सर। गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा, ये इक्वेशन कहां से आई? ये इक्वेशन आई है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया कि जैसे आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, फोटोन का मोमेंटम होता है एच अपॉन लैम्डा, यही होता है। फोटोन का मोमेंटम ऊपर देखो, Yes, sir. हाँ ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे एच अपॉन लैम्डा। हाँ, इसके अंदर आप देखोगे ना, इसमें वैल्यू प्लेस कर दोगे तो एच अपॉन लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा, सी से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको यहाँ से मोमेंटम मिल जाएगा। तो डी ब्रोगली ने क्या किया था, डी ब्रोगली ने कोई नई चीज नहीं कही थी, उसने तो यही बताया था कि जैसे फोटोन होता है, ये फोटोन का मोमेंटम होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के लिए। तो उसने डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि अगर आपका मोमेंटम आपको पता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, हियर इज द p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड विच इज कॉल्ड द, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसको याद रखिएगा बच्चों। ये क्या है, हमने क्या लिखा है, ये लैम्डा इज द, व्हाट इज एच लैम्डा? अपॉन डी पी। ब्रोगली। हाँ पूरा लिखोगे, and lambda is the de Broglie wavelength. This wavelength is associated with the particles. एक पार्टिकल जो होता है वो कई बार क्या करता है, वेव की तरह बिहेव करता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो एच अपॉन पी से मिलेगी। बट जनरली हम डेली लाइफ के अंदर ये ऐसे एग्जांपल देखने के लिए नहीं मिलते बच्चों, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सर हमारा डेली, मूवमेंट हाँ क्या हुआ? सर हमारा मास ज्यादा है तो फिर लैम्डा की हाँ, वैल्यू कम हो जाती बिकॉज है। एच की वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁻34 है, तो एच की वैल्यू ही -34 हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि आप जो हमारे जो विजिबल पार्टिकल्स है जिनको हम देखते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कभी भी आपको उसका वेव नेचर शो नहीं होगा। वो वेव नेचर कब शो होगा, जब पार्टिकल्स जो होंगे वो सब एटॉमिक लेवल के, एटॉमिक लेवल के हो या इलेक्ट्रॉनिक लेवल के। ओके, और फिर आप चाहें तो इसमें वैल्यू प्लेस कर दो एच अपॉन एम वी। ओके, और आप चाहे तो फिर एच अपॉन एम वी लिख दिया, तो इसी को आप इस इक्वेशन में मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज P इज इक्वल टू √2m के होता है, H E क्या होगा, E
ई के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है बच्चों, ये इक्वेशन कहाँ यूज होगी? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्ट निकाल सकते हो, h/√2m/e। ओके, क्योंकि ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है। यस सर। हाँ, और अगर सपोज करो कि अगर थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप ये वाला यूज कर लेना। पता है ये कहाँ से मिला? ये मिला हमको अपने 11th क्लास के अंदर, अपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये सब कुछ बताया था हमने कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 3/2 kT। तो अगर T टेम्परेचर किसी पार्टिकल का हुआ, अगर T टेम्परेचर किसी पार्टिकल का हुआ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब आपका वेवलेंथ और मोमेंट, सॉरी, ये फॉर्मूला आप मोमेंटम गिवन हो तब यूज कर सकते हो, ये आपको एनर्जी गिवन हो तब यूज कर सकते हो, ये आपका टेम्परेचर गिवन हो तब यूज कर सकते हो। ओके, एंड लेटर ऑन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंट किसने वेरीफाई किया था? ये किया था डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो Yes, आपका sir. चैप्टर बस यहाँ पे ओवर हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछेगा। इसके अंदर ही हमने सारे क्वेश्चंस को आपको इसमें दिया है, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब Yes, किसी को sir. कुछ पूछना है तो बताओ आप।